गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एड्स का ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा रह जाएगा ड्रग्स वाला पार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। एड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो मेरे बॉडी का हेल्थ को मेंटेन कर रहा है उसमें हो जाएगा डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट it is not a congenital disease. Syndrome means a group of symptom. Syndrome का मतलब क्या? Group of symptom. It was first reported in 1981. पहली बार कब रिपोर्ट हुआ था? 1981. And in that last 25 year or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million person. कितना आदमी को मार चुका है? मोर देन 25 मिलियन पर्सन को ये अभी तक किल कर चुका है। फिर बात करते हैं एड्स होता कैसे। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसका वायरस का नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछता है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रिट्रो वायरस। किस ग्रुप के अंडर में आता है ये HIV वायरस? रिट्रो वायरस के अंदर में आता है। HIV पहला, एड्स पहला नंबर बात करेंगे होता किससे है? एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एंड HIV किस ग्रुप के अंदर में आता है? HIV आता है रिट्रो वायरस के अंदर में। विच हैव एन इन्वेलप, विच रिट्रोवायरस विच हैव एन इन्वेलप द RNA जीनोम। जैसे कि एक इन्वेलप है, प्रोटीन का ये इन्वेलप बना हुआ और उसके अंदर में ये क्या है? उसका जीनोम है। उसके अंदर में ये क्या है? उसका जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय। पहला नंबर देख रहे कि HIV कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, by transfusion of the contaminated blood and blood product, by sharing the infected needles as in the case of intravenous drug abuser। कोई पर्सन ड्रग्स लेता है तो इंजेक्शन से ड्रग्स लिया, उसी को कोई दूसरा भी शेयर कर लिया तो वहाँ से भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है प्लासेंटा के थ्रू। अगर मदर HIV पेशेंट है तो वो जो पेशेंट उनको पता नहीं है और वो मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है थ्रू प्लासेंटा। सो द पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क आर गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल, मतलब किस पर्सन को ज़्यादा रिस्क है इस डिजीज से? इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वैसा इंडिविजुअल जिसको ऐसा डिजीज जहाँ पे बार बार ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बॉडी में ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता, उस दौरान यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो वो पर्सन रिस्क में है, HIV के रिस्क में है। अगर कोई पर्सन को ज़्यादा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा, बार बार बाहर से ब्लड लेना पड़ रहा है, तो वो पर्सन ज़्यादा रिस्क है। किस चीज़ से? HIV वायरस से उसको ज़्यादा रिस्क है, वो हो सकता है। चाइल्ड बॉर्न ऑफ एन HIV इन्फेक्टेड मदर, चाइल्ड बॉर्न ऑफ एन HIV इन्फेक्टेड मदर हो गया। फिर डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई ऐसा पॉइंट बताइए जगह जहाँ पे पर्सन को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो एक डिजीज़ है जिसका नाम है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में उस पर्सन को जो है सो बार बार रिपीटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन चाहिए एवरी मंथ में। हमेशा ब्लड बॉडी में नहीं बन पाता तो उसके बॉडी में बार बार ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो वो पर्सन रिस्क में है। किस चीज़ के रिस्क में है? कि किसी दूसरे पर्सन के ब्लड से मेरा उसके बॉडी में HIV इंटर ना कर जाए। ठीक है, फिर आगे आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV या एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच। किसी को टच करने से नहीं होता, और फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे कि हम लोग खेल रहे हैं, उसको हैंड से किए, कुछ भी किए, तो उससे वो जो है HIV ट्रांसफर नहीं होता। HIV विल ओनली ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड। अगर इस पर्सन को HIV है और इस पर्सन में अगर जाना है तो जब तक इसका फ्लूइड इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये जो HIV ट्रांसफ्यूज नहीं करेगा। नॉर्मल टच करने से, फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। कैसे स्प्रेड होता है? बॉडी के फ्लूइड से स्प्रेड होता है। इट इज़ हैंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड। हमें HIV और एड्स पर्सन को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड द सोसाइटी से उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस, एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ पे
नॉर्मल कॉन्टैक्ट से, नॉर्मल टच से नहीं हो रहा है, नॉर्मल फिजिकल टच से नहीं हो रहा, कि ये फैल कैसे रहा है, थ्रू ब्लड के कॉन्टैक्ट में, फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में। अगर उस पर्सन का फ्लूइड कॉन्टैक्ट में आता है तब जाके HIV इन्फेक्शन फैलेगा। There is always a time lag between the infection and the appearance of the symptom. There is always a time lag between infection and the appearance of the AIDS symptom. इस टाइम लैग को हम लोग बोलते हैं, उस टाइम लैग को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। incubation period. There is always a time lag between the infection and the appearance of the AIDS syndrome. This period may even be from a few months to many months, usually 5 से। मतलब यहाँ पे बोलने का क्या कोशिश कर रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन आया है, HIV इन्फेक्शन आया है, ये बॉडी में इंटर किया HIV इन्फेक्शन, अब ये इंटर तो कर गया, बट इसका जो सिम्टम्स है वो ऐसा भी हो सकता है कि 5 से लेकर के 10 साल में दिखेगा। इसका जो ये जो इंटर किया है बॉडी में, इसका इफेक्ट जो है कब दिखेगा मेरे बॉडी में? 5 से लेकर के 10 साल के बीच में दिखेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में कुछ महीने में ही दिखने लगेगा। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, अब पर्सन के बॉडी में जब इंटर करता है ये वायरस, द वायरस इंटर इनटू द मैक्रोफेज। वायरस कहाँ पे इंटर कर जाता है? मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज हम पहले भी बताए थे। मैक्रोफेज को कैसे समझ सकते हैं कि देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC के बारे में बात करें तो 2 पार्ट है, ए ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में 3 पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट में 2 पार्ट है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का 2 पार्ट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का 3 पार्ट है, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी किलर सेल। समझ गए बात को? तो ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट के ही बारे में बात कर रहा है कि जब ये मोनोसाइट माइग्रेट करेगा, ब्लड से बाहर निकल के किसी इन्फेक्टेड एरिया में जाएगा और वहाँ पे डिजीज़ को मारेगा, तो उस वक्त ये मोनोसाइट किस चीज़ में डिफरेंशिएट हो गया? मैक्रोफेज। उस वक्त मोनोसाइट को क्या बोल देंगे हम लोग? मैक्रोफेज। जब ब्लड से बाहर निकल करके जाएगा इन्फेक्टेड एरिया में, वहाँ पे डिजीज़ का किलिंग करेगा, तो वहाँ पे उसका नाम क्या पड़ गया? मैक्रोफेज पड़ गया। डिफरेंशिएट हो जाता है वो, उसको बोलते मैक्रोफेज। तो हो क्या रहा है? आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, जब ये HIV वायरस मेरे बॉडी में इंटर किया, द वायरस इंटर इनटू द मैक्रोफेज। वो वायरस कहाँ पे सबसे पहली बार चला जाता? मैक्रोफेज में चला जाता, वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म अ वायरल DNA। जहाँ पे मैक्रोफेज में RNA जीनोम, जो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करता है? रेप्लिकेट करवा देता है टू फॉर्म अ वायरल DNA विद द। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि देखिए ये एक पर्सन का मैक्रोफेज है या फिर टी हेल्पर सेल है। ठीक है, अब मैक्रोफेज में ये पहली बार ये वायरस एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहली बार कहाँ पे वो जाता है? फर्स्ट टाइम इट विल इनकाउंटर टू द मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज में जाने के बाद ये अपना RNA को इसके अंदर छोड़ दिया। उसके पास कौन सा RNA है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब सिंगल स्टैंडर्ड RNA को ये कन्वर्ट करवा देता है DNA में, किस एंजाइम के थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। कौन से एंजाइम के थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA में जो कन्वर्ट हुआ है, ये किस एंजाइम की मदद से हुआ है? उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब उसके बाद डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया। अब डबल स्टैंडर्ड DNA को ये भेजना चाह रहा है उस सेल के न्यूक्लियस में, जो ये मैक्रोफेज है उसके न्यूक्लियस में ये भेजना चाह रहा है। तो उसके लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है इंटीग्रेस। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस जो एंजाइम है वो इसको मदद कर रहा है इसके न्यूक्लियस में इंटर होने के लिए। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में इंटर कर गया। अब न्यूक्लियस में जब इंटर कर गया तो वहाँ से न्यूक्लियस से उसके DNA से क्या बनने लगेगा? वहाँ से बनने लगेगा वायरल mRNA। क्या बनेगा? वायरल mRNA। अब mRNA से हमारा क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, एमिनो एसिड का चेंज। अब पॉलीपेप्टाइड में एक एंजाइम वहाँ पे हमको चाहिए प्रोटीएज, और प्रोटीएज से वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? वायरल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वायरल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। फिर एक बार और देखें तो और भी ये कुछ बना रहा है, वायरल जीनोमिक RNA। साथ में वायरल mRNA बनाया और साथ में क्या बनाया? वायरल जीनोमिक RNA बनाया। तो वायरल RNA बन गया, वायरल जीन से RNA इसका बन गया, और इसका वायरल प्रोटीन भी बन गया। तो इस तरीके से इसको घेर लिया प्रोटीन, और अंदर में ये वायरल। तो ये एक नया वायरस बन गया। ये क्या बन गया?
एक नया वायरस का फॉर्मेशन हो गया। वायरल प्रोटीन एंड वायरल जीनोमिक आरएनए, पहले एक फिर से देख रहे हैं। बॉडी में HIV माइक्रोफेज पे एंटर किया क्या, HIV क्या किया, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इसके सेल के अंदर छोड़ दिया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट किस चीज़ में हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किस एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के हेल्प से। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस चीज़ में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अब जाना है न्यूक्लियस के अंदर, अपने आप को कन्वर्ट करवाना है एमआरएनए एंड आरएनए को आरएनए में कन्वर्ट करवाना है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब जाना चाहेगा इसके न्यूक्लियस के अंदर, वो मदद कौन करेगा वहाँ पे, इंटीग्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम मदद करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम उसमें मदद करेगा। अब न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये जो आरएनए था मेरे, ये जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियस में एंटर कर चुका है, वहाँ से क्या होगा, उस वायरल डीएनए से अब फॉर्मेशन होगा वायरल एमआरएनए। क्या फॉर्मेशन होगा, वायरल एमआरएनए। वायरल एमआरएनए फिर से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड से वायरल प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज यहाँ पे मदद कर रहा है इसको वायरल प्रोटीन बनाने में। उसके बाद और कुछ बनेगा इस वायरल डीएनए से, वायरल जीनोमिक आरएनए। क्या बनेगा, वायरल जीनोमिक आरएनए। अब वायरल जीनोमिक आरएनए एंड वायरल प्रोटीन दोनों मिल गया और जाकर के एक न्यू वायरस का फॉर्मेशन कर दिया। क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया, न्यू वायरस का। और ये जब बॉडी से ये इस सेल से बाहर निकल गया, अब ये HIV एक नया बन गया। अब ये जाएगा फिर किसी बॉडी के अदर पार्ट में, किसी दूसरे मैक्रोफेज में जाएगा, T हेल्पर सेल में जाएगा, वहाँ पे अपना नंबर को बढ़ाते रहेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। अब समझते हैं बुक में क्या लिखा हुआ। मैक्रोफेज वेयर द RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म अ वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किस एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड, वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल एंड द वायरल डीएनए कहाँ पे चला गया, होस्ट के, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन। ये वायरल डीएनए कहाँ पे चला गया, होस्ट सेल के डीएनए में, मतलब यहाँ पे आ चुका है पार्टिकल। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, क्या बोल रहे हैं, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। और मैक्रोफेज, ये जो मैक्रोफेज है वो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बहुत समय तक ये बनाते जा रहा है। और मैक्रोफेज को क्या बोला जा रहा है, अब HIV का फैक्ट्री बोला जा रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट। HIV कहाँ पे इंटर किया, T हेल्पर सेल में हमारे पास एंटर कर गया। रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, वहाँ पे रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी वायरस और नंबर अपना बढ़ा रहा है। द प्रोजेनी वायरस इज रिलीज इनटू द ब्लड, प्रोजेनी वायरस कहाँ पे अटैक रिलीज हो गया, ब्लड में, अटैक द अदर T हेल्पर सेल, और जो ब्लड में अदर T हेल्पर सेल है उसको भी अटैक करने लगा। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल। और मेरा T हेल्पर सेल के बॉडी का नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बॉट। अब ये जो T हेल्पर सेल का नंबर मेरा कम होते जा रहा है, उस वक्त ये पर्सन सफ़र करता है बॉट ऑफ फीवर से, डायरिया से एंड वेट लॉस से सफ़र करता है। ये जब हमारा T हेल्पर सेल का नंबर कम होते जा रहा है, T हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा है, तो वहाँ से 3 सिम्टम आ रहा है। क्या सिम्टम आ रहा है, बॉट ऑफ फीवर, मतलब फीवर आ रहा है बार बार, डायरिया हो रहा है एंड वेट का लॉस हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ T हेल्पर सेल के नंबर में डिक्रीज होने के कारण द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। मतलब अगर T हेल्पर सेल का नंबर कम नहीं हुआ रहता तो अगर कोई और भी डिजीज आ रहा है उससे वो ओवरकम कर लेता, जैसे कि सच एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी एंड इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, इतने लाइन में 4-5 लाइन में क्या बोल रहा है कि अगर T हेल्पर सेल का नंबर कम नहीं हुआ रहता तब वो पर्सन उस डिजीज़ से बच सकता था। ये जो डिजीज़ सब है, वायरस, फंगी, ये सब जो कॉज कर रहा है डिजीज़, उन सब से वो बच सकता था अगर T हेल्पर सेल का नंबर कम नहीं हुआ रहता तो। लेकिन अब इस बॉडी में इतना T हेल्पर सेल का नंबर कम हो गया है कि वो अब अदर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रहा है, मतलब इम्यूनिटी कम हो गया है तो अदर इन्फेक्शन से वो अब लड़ नहीं पा रहा है। तो क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल सच एज पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी एंड इवन टॉक्सोप्लाज्मा। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाता है दैट ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन के भी अगेंस्ट में अपने आप को नहीं बचा पा रहा क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, ठीक है। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay। एड्स के टेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एड्स का टेस्ट का नाम क्या है, एल्सा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एग्जाम में पूछा हुआ लाइन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछेगा बार बार।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। हम लोग एड्स के डायग्नोसिस का टेस्ट का नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स विथ, अब ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स विथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, क्या बोल रहे हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शली इफेक्टेड, they can only prolong life of the patient but cannot prevent death which is unevitable। बोलना ये चाह रहा है कि अगर हम ट्रीटमेंट करें एड्स का विद द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, अब एंटी रिट्रोवायरल ड्रग क्या करेगा? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग आ करके इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को रोक सकता है कि नहीं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, अब एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक देगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनेगा। बट ये ज़्यादा कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बॉडी में हर जगह पे वो काम होने लग रहा है, तो कितना मेडिसिन देंगे? तो इसीलिए ये जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे बस इतना ही हो सकता है कि उस पर्सन का लाइफ कुछ 1 साल 2 साल बढ़ सकता है, बट एट द एंड होना क्या है? एट द एंड उसका डेथ होना ही है। ठीक है, अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स, कैसे प्रिवेंट करेंगे? एज एड्स हैज़ नो क्योर, एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए बोला जा रहा है कि हमको प्रिवेंशन करना चाहिए। क्योर से ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए? प्रिवेंट, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्सियस बिहेवियर पैटर्न एंड नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टिबली। ये अचानक से नहीं हो गया, ये अगर हो किसी पर्सन को हो जा रहा है तो वो रिपीटेड बिहेवियर है, कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा, ड्रग्स ले रहा होगा, इन्फेक्टेड निडल से ड्रग्स ले रहा होगा, इसमें सिरिंज से कुछ भी तरीके से कर रहा होगा, तो उसको पता है कि ये सब चीज़ है, बट वो अचानक से ये डिजीज़ नहीं हो गया बॉडी में। ये डिजीज़ कब हुआ? जब आप एक कॉन्शियस बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तब ये हो सकता है। पैटर्न नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टिबली लाइक निमोनिया और टाइफॉइड। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम द मदर, इट मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। क्या बोल रहा है? एक चीज़ हो सकता है कि अगर ब्लड हम किसी के पर्सन में डाले हैं, किसी को ब्लड का ज़रूरत है और ये ब्लड को हम इस पर्सन के बॉडी में डाले हैं, तो एक समय के लिए ये मान सकते हैं कि ब्लड को सही से चेक नहीं किया गया होगा कि इसमें HIV है कि नहीं, और इसके अंदर डाल दिया गया, तो इस केस में HIV फैल सकता है। बट और सब केस में हम नहीं मान सकते हैं कि अचानक से फैल गया, अचानक से हो गया। इसके लिए क्या है कि आप कुछ ना कुछ बॉडी का पैटर्न है, कुछ ना कुछ बिहेवियर आप कर रहे होंगे जिसके कारण आपको ये वायरस एंटर किया है। अचानक से डायरिया और टाइफाइड की तरह अचानक से ये वायरस नहीं एंटर कर सकता है। वो कैसे एंटर कर सकता है? जब आप एक रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड बिहेवियर को ही फॉलो करते जा रहे हैं बार बार। जैसे आप ड्रग्स ले रहे हैं तो इंट्रावेनस ड्रग, बार बार इंट्रावेनस में ड्रग ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं नीडल्स, तो बार बार शेयर कर रहे हैं, तो उस तरीके से फैल सकता है HIV वायरस। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ओनली एक्सक्यूज में भी इग्नोरेंस, ओनली एक्सक्यूज यहाँ पे क्या बोला? इग्नोरेंस। जब हम इग्नोर करेंगे, इस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। हैज़ बीन राइटली शेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब लापरवाही से नहीं मरना है, लापरवाही से नहीं मरना है। अब क्या लिखा हुआ? अवर कंट्री हैज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ लाइन है। आवर कंट्री हैज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड द अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO आर डूइंग अ लॉट to educate people about the AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of the AIDS, HIV infection, making blood from the blood bank safe. वहाँ से ब्लड बैंक में सेफ ब्लड को करना ट्रांसफ्यूजन, सेफ फ्रॉम द HIV, ensuring use of only disposable needles, syringes in the public and private hospital and clinics, free disposable of the condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, promoting regular checkup फॉर HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम स्टेप टेकन अप। ये सब स्टेप किसके द्वारा लिया गया है? ये सब स्टेप लिया गया है नाको के द्वारा, NGO के द्वारा लिया गया है। फिर HIV इन्फेक्शन विद द HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है तो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर छुपा के रखा तो वो तो और अपने आप को ही मार रहा है, वो अपने आप को ही रिस्क प्रोवाइड कर रहा है। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई छुपा के रखा है तो इन्फेक्शन किसी बहुत सारे पर्सन में जा सकता है थ्रू बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। मतलब कि अगर हम किसी को मेरे बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आया तो उसको भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। इसीलिए अगर किसी को हुआ है तो उसको छुपा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, HIV या एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी। अगर किसी को HIV हो गया है तो उन्हें क्या चाहिए? हेल्प चाहिए,
उन्हें सिंपैथी चाहिए, उन्हें हमको सिंपैथी देना चाहिए, उन्हें मदद करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग शंटेड बाय द सोसाइटी। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, जैसे कि बहुत सारे गांव सब में छुआछूत होता है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोग उसके घर पे नहीं जाने लगते हैं, उसको छूते नहीं हैं, उसके पास में नहीं आते। तो ये सब चीज़ नहीं करना है HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। तो इससे क्या होगा, वह पर्सन और डिमोटिवेट होगा और उसका इम्यून सिस्टम कम वीक हो जाएगा, जिसके कारण वो जल्दी मर जाएगा। समझ गए बात को? ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, उसे हमें मदद करना चाहिए, उसे हमें सिंपैथी दिखाना चाहिए। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट एज अ प्रॉब्लम, जब तक सोसाइटी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद अ कलेक्टिव मैनर, हमें जो है सो एक साथ मिल करके इससे लड़ना पड़ेगा। द चांसेस ऑफ द वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीज मैनी फोल्ड। इट इज़ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड, ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग साथ में मिलकर ही टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, हमें मिल करके इस डिजीज से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी को हो गया तो उसको हम और डिमोटिवेट कर दें, उससे उस छुआछूत का मतलब गांव में होता है कि छुआछूत वगैरह करने लगता है, किसी से आके टच नहीं करेगा, उसके घर पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए, उसे जो भी नीड हो वो चीज़ हमको उसको करना चाहिए। तो इतने सारे समरी में ये पूरे जो लाइन हम लोग पढ़े, इसका मेन समरी क्या है? इसका मेन समरी, पहला नंबर बात करेंगे एड्स का फुल फॉर्म। पहला नंबर क्या है मेन समरी? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म, पहला नंबर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा नंबर, एड्स किसके द्वारा होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, एड्स किसके द्वारा होता है? कॉज्ड बाय HIV। HIV किस ग्रुप के अंडर में आता है? HIV आता है रीट्रो वायरस के अंदर में आता है। HIV किसके अंदर में आता है? रीट्रो वायरस के अंदर में आता है। फिर तीसरा नंबर कि ये किसके थ्रू फैल सकता है? किसके थ्रू फैल सकता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रहेगा पर्सन, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स एंड मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा। ये सब चीज़ें ये HIV इंटर कर सकता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो HIV पहली बार इंटर कहाँ पे करता है? HIV पहली बार इंटर करता है हमारे मैक्रोफेज में। कहाँ पे इंटर करता है? मैक्रोफेज में इंटर करता है पहली बार। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड वाला, कि HIV इंटर किया, उसका सिम्टम तुरंत से नहीं आ जाएगा, उसका सिम्टम 5 से 10 साल लगेगा आने में। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद हम लोग क्या किए? उसके बाद ये चीज़ को देखें, क्या देखें इसमें कि एक मेरा मैक्रोफेज है। HIV पहली बार इंटर कहाँ पे किया? मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में इंटर किया और मैक्रोफेज में जा करके वहाँ पे अपना वायरल DNA को छोड़ दिया, वायरल RNA को छोड़ दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसके पास होता है। और वहाँ पे क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA को ये चाह रहा है कि ये DNA इसका उसके न्यूक्लियस में चला जाए, मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में चला जाए। तो उसके लिए एक एंजाइम है यहाँ उसके लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है इंटीग्रेज। वो इंटीग्रेज क्या किया? इस DNA को इंटर करवा दिया किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जब इंटर कर गया तो उस DNA से अब क्या बनने लगेगा? वायरल mRNA बनने लगा और वायरल RNA बनने लगा, जीनोमिक RNA। mRNA से क्या बना? वायरल प्रोटीन बना और जीनोमिक RNA, और दोनों मिल करके एक नया वायरस का फॉर्मेशन कर लिया। और ये नया वायरस जा करके अब अफेक्ट करेगा हमारे T हेल्पर सेल को, और T हेल्पर सेल में जा करके नंबर को इंक्रीज करेगा, बहुत सारा नंबर बढ़ा देगा। तो मेरा क्या होगा? T हेल्पर सेल का नंबर रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने से मेरा बॉडी अब बहुत सारे डिजीज से अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है? वीक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एड्स का टेस्ट एक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आएगा कि एड्स का टेस्ट का नाम क्या है? उस टेस्ट का नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। टेस्ट का नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब उसके बाद उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में ड्रग को यूज कर सकते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि इसमें ये मदद कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगा हुआ है? नाको एंड NGOs लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देख सकते हैं? ये सब सिंपैथी वगैरह देना है, तो मेन चीज़ यही सब था एड्स में, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम एक बार बता देते हैं। जैसे कि ये एक रीट्रो वायरस है, ये क्या है? एक रीट्रो वायरस। वायरल RNA कोर, वायरल RNA कोर का मतलब ये RNA अंदर वाला बात कर रहा है, वायरल RNA कोर। और वायरल प्रोटीन, ये बाहर से ये जो लेयर है वो क्या है? वायरल प्रोटीन इसको बोला जा रहा है। वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, ये वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल में। ये एक एनिमल सेल है, ये पूरा एक, ये क्या है? ये पूरा एक एनिमल सेल है और उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
तो जब ये वायरस एंटर किया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। ये जो आरएनए है वो कहाँ चला गया, इसके होस्ट के सेल में आ गया। वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये वायरल डीएनए कैसे बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बना। अब ये वायरल डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अब ये बन चुका है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बन चुका है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, ये वायरल डीएनए है वो अब जाना चाह रहा है इसके न्यूक्लियस में। वो किसके मदद से जाएगा, किसके मदद से जाएगा जी, इंटरफेरेज के द्वारा जाएगा ना। देखिए यहाँ पे बनाए थे इंटीग्रेज के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, इंटीग्रेज के द्वारा जाएगा। इंटीग्रेज के द्वारा चला गया। अब ये डीएनए इसके अंदर इंटर कर गया, ये वायरल डीएनए इसके अंदर अब इंटर कर चुका है, ये वायरल डीएनए इसके अंदर इंटर कर चुका है इसके न्यूक्लियस में। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल से क्या बनने लगा, न्यू वायरल आरएनए। ये जो आरएनए बना न्यू वायरल आरएनए, अब न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस, अब अलग अलग इसमें अंदर से ऊपर से प्रोटीन कोट लग गया, ये प्रोटीन कोट ऊपर से लग गया, और यहाँ पे ये क्या बन गया, नया वायरस बन गया। नया वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल। अब ये जो नया वायरस बना अब ये जा सकता है बॉडी के टी हेल्पर सेल में। वहाँ पे क्या करेगा, टी हेल्पर सेल में नंबर बढ़ाएगा, अपना नंबर को बढ़ाएगा और टी हेल्पर सेल के नंबर को कम करेगा। ठीक है, तो ये था इसमें, ये वाला एग्ज़ाम में आएगा। ये एग्ज़ाम में आता है क्या, किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये गैप दे देगा कि यहाँ ए नंबर में क्या होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ वहाँ पे, यहाँ पे हटा देगा, ये पूछेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे इस एरो में क्या लिखा हुआ था, इस एरो में क्या लिखा हुआ था, इस एरो में क्या लिखा हुआ था। ये एरो करके बात करेगा, ये सारा एरो को हटा देगा, वहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे दे देगा ए, यहाँ पे लिख देगा बी कि बी में क्या होगा, यहाँ पे सी लिख देगा, यहाँ पे डी लिख देगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ठीक है, इसके डायग्राम के बेसिस पे। तो ये 8 हमारा आज ख़त्म हुआ। अब हमारे पास जो टॉपिक बच गया है, टॉपिक मेनली बचा हुआ है बहुत छोटा सा, अब ड्रग्स। अब ड्रग्स को कर देंगे एक दिन, उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ड्रग्स, चलिए ठीक है। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है तो हम और भी चैप्टर को लेकर के आएंगे। जैसे कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी चैप्टर आप लोगों को चाहिए कि हम एनसीईआरटी से उसका रीडिंग करवाएं, एनसीईआरटी से उसको समझाएं, एक एक लाइन को डिकोड करके बताएं। तो आप लोग पहला नंबर क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है, क्या चेंजेस करना है, कौन सा नया चैप्टर को लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।